बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और साथ में सेकेंडरी काजेज़ को कुछ पढ़ लेंगे, सही ओवरव्यू देंगे जैसे इंशाल्लाह। तो पहला स्टेप हमारे साथ ये है कि जब भी पेशेंट आ जाए तो प्राइमरी हाइपरटेंशन डायग्नोस करने से पहले ज़रूरी ये है कि हम इसके सेकेंडरी काजेज़ को चेक करें और उसको हम अपने डिफरेंशियल्स में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप काज़ रूल आउट कर लेते हैं, उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो हाइपरटेंशन खुद ब खुद जो है वो ट्रीट हो जाती है। प्रेगनेंसी इसके अंदर खुद ही एक काज़ है। अब कौन सी काज़ेज़ हैं, तो इसमें हम क्लासीफाई कर लेंगे इसको 4 ग्रुप्स में: रीनल डिजीज़ेज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ड्रग इंड्यूस्ड काज़ेज़ और अदर की काज़ेज़। तो रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर आप इसको ग्रेप से याद कर सकते हैं, GRAP, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और पायलोनेफ्राइटिस। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, एक्रोमेगेली। और ड्रग इंड्यूस के अंदर स्टीरॉइड्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एनसेड्स, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और ल्यूफ्लोनामाइड। और दूसरी काजेज़ में कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा और प्रेगनेंसी खुद ही। नीचे क्लिनिकल इंसाइट्स में लिखा है कि प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म यानी कौन सिंड्रोम, इट इज़ अ सिंगल मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जब अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगी और इसके साथ ही हमारे साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। नॉर्मल कर्व की ट्रेजेक्ट्री इस तरह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे साथ फॉल करता है, मिड ट्राइमेस्टर तक यानी मिड प्रेगनेंसी तक जो है तो फॉल करता है, फिर उसके बाद दोबारा राइज करता है और टर्म तक ये प्री प्रेगनेंसी लेवल तक पहुंच जाता है। तो कौन सी चीज़ है या कौन से वैल्यूज़ हैं जिससे हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात करें, सिस्टोलिक अगर 140 या उससे ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक अगर 90 या उससे ज़्यादा हो जाए प्रेगनेंसी के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे साथ हाइपरटेंशन है। और अगर बुकिंग के साथ कंपेयर करें, बुकिंग रीडिंग के साथ, तो सिस्टोलिक में अगर 30 या उससे ज़्यादा mmHg इंक्रीज़ आ जाए और डायस्टोलिक में 15 या उससे ज़्यादा आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन है। अब हमने इसको लेबल कर लिया हाइपरटेंशन है, तो इसको फिर हमने क्लासीफाई करना है कि ये आया प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है या प्रीक्लेम्शिया है। और वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइम ऑफ ऑनसेट के 20th वीक से पहले शुरू हुआ है या 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद शुरू हुआ है, और दूसरा प्रोटीनोरिया, प्रोटीनोरिया इसके अंदर है या नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन को। तो इसमें टाइमिंग को देखें कि अगर 20th वीक से पहले आपके पास है तो ये प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है और प्रोटीनोरिया इसमें नहीं है, एडेमा इसमें नहीं है। 3 to 5% प्रेगनेंसीज के अंदर हमारे साथ ये सामने आता है, ज़्यादातर कॉमन है ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, ओल्डर फीमेल्स जितनी है, सही है। और जब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ प्रेगनेंसी के अंदर इसको हाइपरटेंशन है, तो फिर आपने एसी इनहिबिटर्स या आरबीज जो है तो वो स्टॉप कर लेनी है और प्रेगनेंसी के अंदर जो सेफ मेडिकेशंस हैं उसकी तरफ स्विच अप कर लेना है। फॉर एग्जांपल लेविटोलोल, मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन वगैरह, ठीक है। अच्छा, आप प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 20th वीक के बाद हमारे पास हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया है, तो ये हमारे पास PIH में फॉल करेगा, सही है। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि इसके अंदर प्रोटीनूरिया नहीं होगी और एडेमा इसके साथ नहीं होगा, सही है। एपिडेमियोलॉजी और प्रोग्नोसिस के ऊपर बात करें तो 5 to 7% प्रेगनेंसीज के अंदर ये होता है और बर्थ के साथ ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, अगर किसी को PIH फॉर एग्जांपल हो गया है प्रेगनेंसी के अंदर, तो फिर फ्यूचर में जो है तो रिस्क ज़्यादा है प्रीक्लेम्शिया के डेवलप होने के, फ्यूचर प्रेगनेंसीज में प्रीक्लेम्शिया के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं या क्रोनिक हाइपरटेंशन की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सही है। अब तीसरे के ऊपर आते हैं प्रीक्लेम्शिया। तो प्रीक्लेम्शिया किसे कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH के साथ अगर प्रोटीनूरिया आ जाए तो इसको हम प्रीक्लेम्शिया में डालेंगे। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में PIH किसे कहेंगे? जब 20th वीक के बाद ऑनसेट हो हाइपरटेंशन का और प्रोटीनूरिया 0.3 ग्राम पर 24 आवर ये सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया है। ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो इसको हम प्रीक्लेम्शिया कहेंगे। इसके साथ एक नोट नीचे लिखा हुआ है कि एडेमा इसके साथ हो सकता है लेकिन वो क्राइटेरिया के अंदर शामिल नहीं है। और 5% प्रेगनेंसीज के अंदर फीटल और मैटरनल रिस्क इसके अंदर होता है प्रीक्लेम्शिया के अंदर। इन्हीं तीनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन की हुई है। प्रीक्लेम्शिया है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है
और प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है। तो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन जो है वो कब होगा, जब आपके पास 20th वीक के पहले हो, सही। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जब 20th वीक के बाद, और इसी तरह प्रेगनेंसी भी जब 20th वीक के बाद हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर प्रोटीनूरिया होगा 0.3 ग्राम पर 24 आवर्स, और इन दोनों के अंदर नहीं होगा। प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा बर्थ पर भी, पोस्ट बर्थ भी जो है तो आपके पास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है और प्रीक्लेम्शिया है, तो वो प्रेगनेंसी के साथ ही रिलेटेड हैं। तो जैसे ही आपके पास प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो पोस्ट बर्थ आपके पास वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। क्लिनिकल नोट में ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गया है तो फिर आपने एसी इनहिबिटर्स या आरबीज को स्टॉप करना है, क्योंकि ये फिटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, और आपने सेफ मेडिकेशंस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाना है। और पीआईएच में हमने ये पढ़ा कि इसके साथ फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा हो जाता है प्रीक्लेम्शिया का और क्रॉनिक हाइपरटेंशन का। और प्रीक्लेम्शिया में ये पढ़ा कि इसके साथ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होती है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और याद करें कि प्रीक्लेम्शिया के बाद इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया है, जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है। और एक्लेम्शिया उसको तब कहेंगे जब हमारे साथ इसके साथ सीजर्स डेवलप हो जाए, सही। तो अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, अगर प्रीक्लेम्शिया का रिस्क ज़्यादा हो एक फीमेल पेशेंट में, तो नाइस गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपने लो डोज एस्पिरिन के ऊपर स्टार्ट करवाना है, जो 75 मिलीग्राम पर डे है, सही। और तकरीबन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट करना है एंटिल बर्थ, ये देते रहना है वंस डेली। और कौन हाई रिस्क हैं? हाई रिस्क वो हैं जो प्रीवियस प्रेगनेंसीज के अंदर हाइपरटेंसिव डिजीज़ हैं उनको हुआ है, या सीकेडी के पेशेंट है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसको, फॉर एग्जांपल एसएलई या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, या टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनको, तो दीज आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रीक्लेम्शिया। तो उनमें फिर हमने ये प्रोफाइलेक्सिस एंड एस्पिरिन की करवानी है। अब इसी सारे लेक्चर को समराइज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पहले आप सोचें कि सेकेंडरी काजेज़ तो नहीं हो सकती, उनको डिफरेंशियल में ले लें, उनको रूल आउट करें, फिर प्राइमरी डायग्नोसिस की तरफ आएँ। और कर्व की बात करें तो मिड प्रेगनेंसी में ये डिप आता है तकरीबन 20 to 24 वीक तक, और दोबारा फिर टर्म तक जो है तो नॉर्मल हो जाता है ब्लड प्रेशर। और 20 वीक जो है ये लैंडमार्क है, फलक्रम है, इस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये क्रॉनिक है या ये हमारे पास जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। प्रोटीनूरिया भी एक क्रिटिकल साइन है जो हमें ये बताती है कि यार ये हमारे साथ एक्लेम्शिया है, सॉरी प्रीक्लेम्शिया है या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। इसी तरह एस्पिरिन की प्रोफाइलेक्सिस पे बात की कि अगर प्रीक्लेम्शिया का रिस्क ज़्यादा है किसी वुमेन में, तो उसको हमने लो डोज एस्पिरिन पे स्टार्ट करना है, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे, टिल बर्थ देंगे। और मेडिकेशन के बारे में बात की, फॉर एग्जांपल अगर कोई पहले से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है, CARBs पे, तो दीज आर फिटोटॉक्सिक ड्रग्स, तो इनको हम फिर सेफ ड्रग्स के ऊपर ले आएंगे, जो हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा और लेबिटोलॉल वगैरह है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हाइपरटेंशन जो है हमने इसके अंदर ये 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए। आगे फिर इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी के और टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह।